नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, अपने हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, और उसमें हमारे 9 वीडियो हो चुके हैं। ये 10वीं क्लास है। उसमें हमने सबसे पहले गार्सा तासी को पढ़ा, शिव सिंह सेंगर को पढ़ा, फिर अब्राहम ग्रेसन को पढ़ा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को पढ़ा। अब उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं को। ठीक है, चलिए लिखिए मिश्र बंधु 4th नंबर पर। मिश्र बंधु, आप सभी को पता है कि मिश्र बंधु जो है कितने भाई थे? 3 भाई थे। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। तो उसमें सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर मिश्र बंधुओं के तीनों भाइयों के नाम क्या क्या है। सबसे पहले जो है श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, क्या नाम है? श्याम बिहारी मिश्र। दूसरा नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। ये वाला आएगा इसमें, ठीक है ना, ये वाला नहीं आएगा इसमें। इस बात का ध्यान रखिए, ये वाला सुख है। तो यहाँ पर ये भी गलती हो जाती है कभी कभी अपने, तो इस गलती को भी ध्यान रखना है। सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद में एक है आपका श्याम बिहारी के बाद में गणेश बिहारी मिश्र। क्या नाम है तीसरे नंबर पर? गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों भाइयों के नाम हैं, और इनमें से क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि इनमें से जो है मिश्र बंधु नहीं है, तो इन तीनों को दे दिया जाएगा और एक कोई भी और भी बिहारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सुख की जगह दूसरा वाला सुख दे दिया जाए। ये सुख जो है तोता वाला आएगा इसमें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी रचना कौन सी है, आप सबको पता भी है कि इनकी रचना कौन सी है। रचना का नाम भी लिख लीजिए, इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। लिख लो, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद बहुत बढ़िया रहा है, और यहां से एक नए क्वेश्चन आपके मिश्र बंधुओं से आना ही आना है। ठीक है, और इस रचना में कितने भाग थे? तो रचना के जो भाग हैं वो कितने थे? रचना के जो भाग है साथियों वो थे 4 भाग। कितने भाग थे? 4 भाग थे। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। ठीक है, लिखो प्रथम भाग। यहां पर पूरा एक्सप्लेन करना है हमें। जो प्रथम भाग है, प्रथम 3 भाग, ऐसे लिख लो इसको, प्रथम 3 भाग। प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ, और अब प्रथम 3 हो गए तो 2 और कितने बचे? 1 और बचा। ठीक है ना, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन। चतुर्थ भाग का प्रकाशन तो ये हुआ था 1913 में ईस्वी में, और ये हुआ था 1934 ईस्वी में। इस बात का आपको याद रखना है। जो पहले 3 भागों का प्रकाशन हुआ वो 1913 ईस्वी में हुआ था, और चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। यह आपको ढंग से याद रखना है। तो मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन थे? नाम लिखे हुए हैं। रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद था। कितने भाग थे? 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसे भी आप तगड़ी तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है भाई, कहीं भी कोई भी किताब लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप बनाते जाइए नोट्स और पढ़ते जाइए। जीवन में यही सबसे बड़ी बात है कि विश्वास सबसे मेन बड़ी चीज है, कि विश्वास आपको होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप कहीं भी पढ़ लो, सक्सेस नहीं होता है इंसान। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रकाशन संस्था का नाम क्या है? प्रकाशन, अब मिश्र बंधु विनोद को किसने किया था प्रकाशित? कौन सी संस्था थी? प्रकाशन संस्था का नाम क्या है? यहाँ पर आप उसे भी लिख लीजिए। प्रकाशन जो संस्था है उसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा काशी। क्या नाम है? नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने जो है इसको प्रकाशित किया था। किसको? मिश्र बंधु विनोद जो रचना रही है उसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसके 4 भाग थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया? तो इसमें पद्धति भी लिख लीजिए। कौन सी पद्धति में इसको लिखा गया था वो भी लिख लीजिए। इसको किसमें लिखा गया था? कालानुक्रम पद्धति में इसको लिखा गया था। भाई लिख लो, कालानुक्रम
क्रम, कालानुक्रम पद्धति में इसको लिखा गया। ठीक है, इसके बाद में लिखिए इसमें कुल जो रचनाकार हैं, इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? इसमें कुल जो रचनाकार हैं वो 4591 हैं, यानी कि लगभग हम लोग कह देते हैं लगभग 5000 लगभग 5000 इसमें क्या है, रचनाकारों के उल्लेख किया गया है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं इसके विशेष तथ्य क्या क्या हैं। लिखो भाई, विशेष तथ्य अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। विशेष तथ्य है ना, विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष तथ्य आपको सारे याद होने चाहिए। विशेष तथ्य में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है। लिखो विशेष तथ्य में सबसे नंबर 1, यह इतिहास ग्रंथ, सारी बातें लिखा रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। ठीक है साथियों, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसे नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था और उसका नाम था हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान, और उसी के आधार पर जो है मिश्र बंधु विनोद को लिखा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए इसकी नंबर 2 दूसरी बात आती है। लिखो इसमें नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का अभियान 1900 ईस्वी से ऐसे लिखो 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया गया। तो साथियों दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान है वो इस संस्था के द्वारा कब से कब तक चलाया गया था? 1900 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक चलाया गया था। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। तीसरी इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं, तीसरी बात आती है इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्य महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उनके साहित्यिक महत्व पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कर लोगे, कोई दो राय थोड़ी है यार, बढ़िया चीजें हैं, इनको लिखना है, पढ़ना है बार बार। बहुत जबरदस्त बातें हैं। यहां से मैंने आपको बताया ना, आपको कहीं से किसी भी किताब से किसी के नोट से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ है इसमें, सब कुछ जो आप चाहते हो वो सब कुछ है। बस विश्वास बनाए रखो, धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। बस ये आपको करना होता है। चले आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर देखते हैं। चौथे नंबर पर क्या है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतया पांच युगों में तथा उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। तो याद रखना, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य विकास क्रम को मुख्यतया तो कितने युगों में बांटा है? 5 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा? मुख्यतया तो 5 युगों में बांटा है भाई साहब, ठीक है। लेकिन अगर उप विभाजन की भी साथ में ले लिया जाए तो फिर कितने युग हो जाते हैं? 8 युग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास को जो है कितने युगों में बांटा? तो 5, ठीक है। लेकिन उप विभागों सहित तो फिर 8, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला आता है इसमें 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर लिख लीजिए। इन्होंने आदिकाल को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं ये 5वें नंबर की बहुत जबरदस्त बात है। इसको ध्यान से देख लेना भैया, ठीक है ना। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल तथा रीति काल को अलंकृत काल और आगे है तथा आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत जबरदस्त। तो इसे एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इन्होंने आदिकाल को, साथियों जो आदिकाल है उसे क्या कहा? इन्होंने आरंभिक काल कहा है। इस बात को गौर कीजिए। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। तथा इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? आदिकाल को तो आरंभिक काल कहा और रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा? अलंकृत काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। और इन्होंने जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? वर्तमान काल कहा है। इसे आप ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत जबरदस्त बातें हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो याद रखना, आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? आरंभिक काल कहा है। क्या कहा? आरंभिक काल कहा है। उसके बाद में ये कहते हैं कि रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा? तो रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और आधुनिक काल को जो है मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल के पुकारा है। तो कर लोगे यहां तक? कोई समस्या मुझे लगती नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं छठे नंबर पर लिखिए, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। प्रथम कवि के बारे में कोई विचार इन्होंने प्रथम कवि के बारे में नहीं किया। किंतु कोई विचार इन्होंने प्रथम कवि के बारे में नहीं किया है, लेकिन फिर भी गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार मानते हैं। किंतु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार मानते हैं। फिर भी ये गोरखनाथ को हिंदी का क्या मानते हैं? प्रथम गद्यकार मानते हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने ये कही है भाई, ठीक है। लिख लोगे, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छठे नंबर पर हो गई बात। अब लिखिए 7वें नंबर की बात। 7वें नंबर पर लिखिए, इन्होंने
इन्होंने कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारित करते हुए इन्होंने कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारित करते हुए कवियों एवं कवियों की श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। इन्होंने कवियों का सापेक्षित महत्व यानी कि बहुत नजदीकी महत्व, आपस में उनका जो महत्व है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, बहुत क्लोज जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे में तुलना उन्होंने अच्छे से करी है कि इसका इसके साथ जो है बैठ जाएगा मामला, इस तरह से। तो दोनों में जो है, जैसे दो कवि है, अब उनका दोनों का सापेक्षित महत्व जो है क्या है, तो ये इन्होंने सापेक्षित महत्व निर्धारित किया और उन कवियों की अलग अलग श्रेणियां इन्होंने बांटी और उन श्रेणियां भी इन्होंने अलग, जैसे ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, इस तरह से इन्होंने उसको महत्व दिया था साथियों। तो ये हमारा जो मिश्र बंधु विनोद है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ने एक प्रश्न जरूर आता है भाई साहब, इसको ध्यान दे लेना। लिखिए आगे, 8वें नंबर पर लिखते हैं, हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक यानी कवियों का जीवन चरित्र, इतिवृत्तात्मक मतलब कवियों का जीवन चरित्र जिसे हम कहते हैं, इतिवृत्तात्मक मतलब कवियों का जीवन चरित्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है कि आपने लिख लिया अभी पढ़ा नहीं, पढ़ना है, याद रखना है ढंग से, ठीक है। इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में किया गया है। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में किया गया है। तो सबसे पहले जो है इतिवृत्तात्मक जो पद्धति है उसका प्रयोग सबसे पहले किस रचना में किया गया था? मिश्र बंधु विनोद रचना में किया गया था साथियों। ये भी बात आप लोगों ने ढंग से पढ़ ली। 9वें नंबर की बात लिखते हैं, इस इतिहास ग्रंथ में, किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन, इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का जो वर्णन है, वर्णन जो है समालोचना सहित किया गया है। समालोचना यानी कि आलोचना के साथ, समालोचना मतलब आलोचना के साथ किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं, याद रखना, संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का जो वर्णन है वो किस आधार पर किया गया है? समालोचना सहित किया गया, यानी कि आलोचना के साथ किया गया। ऐसा नहीं है अगर कमी है तो कमी बताई गई है, गुण है तो गुण बताए गए हैं, मतलब आलोचना के साथ किया गया है। और सामान्य कवियों की नामावली जो है बहुत संक्षिप्त सूचना में दी गई है, बहुत शॉर्ट में उनको बता दिया गया है। जो मुख्य है उनको तो बड़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया, और जो मुख्य नहीं है उनको संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझा दिया गया है। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। 10वें नंबर पर बात करते हैं, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए निम्नलिखित आधार ग्रहण किया है। इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए
निम्नलिखित आधार ग्रहण किया है। निम्नलिखित आधार ग्रहण किया है। अब क्या क्या आधार इन्होंने किस किस को आधार बनाया है वो चीजें हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जिस आधार को ग्रहण किया, सबसे पहले निम्नलिखित आधार ग्रहण किया है। तो सबसे पहले कवियों के स्वरचित ग्रंथ, कवियों के स्वरचित ग्रंथ। सबसे पहले क्या आएगा? कवियों के स्वरचित ग्रंथ। दूसरे नंबर पर आएगा शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर नहीं, शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिया है ना, क्या आधार बनाया? शिव सिंह सरोज, इसको भी इन्होंने आधार बनाया। तीसरे नंबर पर इन्होंने आधार बनाया ग्रियेशन का इतिहास ग्रंथ, इन्होंने इसको भी आधार बनाया। चौथे नंबर पर इन्होंने कालिदास हजारा को आधार बनाया, कालिदास हजारा ग्रंथ को भी इन्होंने आधार बनाया भाई, ठीक है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद का लेख, इसको भी इन्होंने आधार बनाया। इसके बाद में छठे नंबर पर बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित रिपोर्ट को, हस्तलिखित ग्रंथों को भी, हस्तलिखित नागरी प्रचारणी सभा काशी के हस्तलिखित, नागरी प्रचारणी सभा काशी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट, इसको भी इन्होंने आधार बनाया। तो जो निम्नलिखित जो मिश्र बंधु विनोद है उसको लिखने में किस किस को आधार इन्होंने बनाया है? तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज ग्रंथ को, ग्रियेशन का इतिहास ग्रंथ, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, ठीक है, ग्रियेशन का, कालिदास हजारा, मुंशी देवी प्रसाद का लेख, नागरी प्रचारणी सभा काशी का जो हस्तलिखित ग्रंथ है उसकी खोज रिपोर्ट को भी इन्होंने आधार माना था इसमें, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं लास्ट में, बस खत्म होने वाला है ये पॉइंट। और क्या है लिखो इसमें, सबसे मुख्य बात जो इसमें आती है अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को, मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को, जो तीनों भाई थे, तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है भाई, ठीक है। बड़ा भारी वृत्त संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है, किसको? मिश्र बंधु विनोद को। और जो मिश्र बंधु थे उनको क्या कहा है? एक परिश्रमी संकलनकर्ता उनको कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है। फिर अगली बात इन्होंने कौन सी कही? अगली बात भी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, उसको भी लिख लीजिए, लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद से ही लिया गया है,
मिश्र बंधु विनोद से ही लिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है 1929 में प्रकाशित हुआ, उसमें जो है जितने भी कवि है उनका जो परिचयात्मक विवरण है वो कहां से लिया था, मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया है यहां से। ठीक है, लास्ट बात लिख लीजिए, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार ग्रंथ कह सकते हैं। मिश्र बंधु विनोद को क्या कह सकते हैं, जो मिश्र बंधु विनोद जो रचना है उसको क्या कहते हैं, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उसे हम लोग उपजीव्य कह सकते हैं भाई, आधार ग्रंथ कह सकते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने जिसको उपजीव्य माना, जिसको आधार माना अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए, वो क्या था, मिश्र बंधु विनोद ही था, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। तो साथियों, आज हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको लिखाई है। आज की जो क्लास थी हमारे यहाँ पर मिश्र बंधु से शुरू करिए हमने। मिश्र बंधु कितने भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना का नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना का नाम रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कितने भाग थे, इसमें 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। प्रकाशन संस्था का नाम अगर बात करें तो नागरिक प्रचारणी सभा कांसी से प्रकाशित हुआ था। पद्धति कौन सी अपनाई गई थी, कालानुक्रम पद्धति को मिश्र बंधु विनोद में अपनाया गया था। इसमें कुछ कुल रचनाकारों की बात करें तो 4591 थे, लगभग 5000 हम लोग कह देते हैं। विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके विशेष तथ्यों में क्या है, पहला क्या था, यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। दूसरा क्या था, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का अभियान 1900 से लेकर के 1921 तक चलाया गया था। ठीक है, तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी, इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बहुत सारे अज्ञात कवि थे लेकिन उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। आगे लिखिए, चौथे नंबर पर है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतया 5 युगों में तथा उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। ठीक है, इसके बाद में है छठे नंबर 5वें नंबर, इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल कहा तथा रीति काल को अलंकृत काल कहा तथा आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा है। किसने, मिश्र बंधुओं ने। फिर आगे छठी बात है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने जो गोरखनाथ थे उनको प्रथम जो है गद्यकार माना था। इसके बाद में इन्होंने कवियों का सापेक्ष महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां भी इन्होंने निर्धारित करी थी। और 8वें नंबर पर बात हम करते हैं, हिंदी साहित्य में इतिवर्तात्मक कवियों का जीवन चरित्र, इतिवर्तात्मक का मतलब कवियों का जो जीवन चरित्र है, उस पत्ते का प्रयोग सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में ही किया गया था। आगे बात करेंगे, इस इतिहास ग्रंथ में यानी कि मिश्र बंधु विनोद में प्रमुख रचनाकारों का जो वर्णन है समालोचना सहित किया गया, आलोचना के साथ किया गया, लेकिन सामान्य कवियों का जो परिचय वो संक्षिप्त रूप में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में है, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्नलिखित आधारों को ग्रहण किया है। वो कौन कौन से आधार थे, जो 6 आधार इन्होंने बनाए, कवियों के स्वरचित ग्रंथों को लिया, शिव सिंह सरोज ग्रंथ को लिया, ग्रियेशन का इतिहास ग्रंथ को लिया, कालिदास हजारा को लिया, मुंशी देवी प्रसाद का लेख और नागरिक प्रचारणी सभा काशी की जो हस्तलिखित ग्रंथों की जो खोज रिपोर्ट है उसको भी इन्होंने आधार माना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे ज्यादा इसको लिया है। तो यानी कि मिश्र बंधु विनोद को जो इन्होंने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है, और मिश्र बंधुओं को एक परिश्रमी संकलन करता कह के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक जो विवरण है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये मोस्ट है, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, और दूसरी बात है, ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का जो उपजीव्य है या आधार ग्रंथ है वो मिश्र बंधु विनोदी है। ये बात भी आपको ढंग से याद होनी चाहिए। तो मित्रों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो अगला कवि होगा, इतिहास हिंदी साहित्य की इतिहास साहित्य परंपरा में हम लोग चल रहे हैं, और इसके बाद में जो हमारी 11 नंबर की जो क्लास होगी उसमें राइटर होंगे या जो भी कवि होंगे वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी क्लासेज में मैंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है और शायद आपको बहुत पसंद आएगा। मेहनत करते रहिए, मैं गारंटी देता हूं यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स बनाते रहिए,
आपको प्रॉपर तरीके से पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ पर करवा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में। जय हिंद।